दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे G7 शिखर बैठक के बीच रूस का नया दांव। पुतिन ने एक शांति प्रस्ताव रखा, यूक्रेन से सीज फायर का इशारा मगर शर्तों के साथ। इजराइल और हिजबुल्लाह में किसी भी वक्त जंग छिड़ने के आसार। ईरान ने इजराइल को दी वार्निंग, कहा होश में आओ वरना जहन्नुम का नजारा दिखा देंगे। उधर ईरान ने ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दी तेज धार। तनाव बढ़ने के बीच सेंट्रीफ्यूज लगाना शुरू किए। अमेरिका और वेस्ट बेचैन, न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंचा दूसरा मुस्लिम मुल्क। और हिजबुल्लाह ने हमलों से दहलाया तो हमास ने ऐसा अजूबा बयान सुनाया, नेतन्याहू की बढ़ गई मुश्किल। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 14 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं दुनिया की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात हमास की। आज हमास की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिससे नेतन्याहू के खिलाफ होस्टेज की फैमिलीज का प्रेशर बढ़ सकता है। इजराइल की सड़कों पर गुस्सा देखने को मिल सकता है क्योंकि हमास को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि उसके कब्जे में कितने होस्टेजेस अब जिंदा बचे हैं। पता ही नहीं है होस्टेजेस की तादाद जो जिंदा बचे हैं। हमास के सीनियर लीडर ओसामा हमदान, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनसे जब पूछा गया कि एक के बाकी बचे 116 इजरायली होस्टेजेस में से कितने जिंदा हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि कितने जिंदा हैं। ओसामा हमदान ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि इस बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। क्या इस तरीके से गफलत में डालने की कोशिश नहीं की है हमास ने इजराइल को और बाकी ताकतों को जो सीज फायर करवाना चाहती हैं, होस्टेजेस को छुड़वाना चाहती हैं? दोस्तों, ये जवाब लोगों को सोच में डालने वाला है। और क्योंकि अब तक हमास की कैद में मारे गए होस्टेजेस इजराइल के हमलों का शिकार ही हुए हैं, ऐसे में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये जवाब जरूर सता रहा होगा। इस तरीके से हमास ने एक स्ट्रेटजी के तहत नेतन्याहू हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए उन्हीं के लोगों को लगता है कि उकसा दिया है। बढ़ते आगे। इजराइल की हुकूमत ने भूख को फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ये बात कई रिपोर्ट्स के जरिए कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन मौजूदा वक्त में गजा पर भूख का सितम टूट रहा है। नॉर्थ गजा में खाली हो रहे राशन गोदामों पर सुबह से शाम तक मजलूम फिलिस्तीनियों की भीड़ नजर आती है, क्योंकि इजराइल ने खाना, राशन, ये सब ले जाने वाले तमाम इंसानी मदद भेजने वाले ट्रकों को इलाके में एंट्री करने से रोक दिया है। इससे हो क्या रहा है कि हजारों फैमिलीज के सामने, हजारों लोगों के सामने भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और सबसे बुरे हालात बच्चों के हैं। जो खबरें हमने आपको हेडलाइंस में बताई ये उनसे अलहदा हैं, लेकिन जरूरी हैं, इसलिए आपको हर खबर से रूबरू करवाना हमारा मकसद है। बढ़ते हैं आगे। इजराइल की 3 मेंबर वाली वॉर कैबिनेट के मेंबर बेनी गैंट्स को आप जानते होंगे, जिन्होंने इसी इतवार को इस्तीफा दिया था और कहा था नेतन्याहू नाकाम साबित हुए, हम माफी मांगते हैं, हम गजा में नाकाम हो गए। उन्हीं बेनी गैंट्स ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खुदगर्ज इंसान ठहराते हुए उन पर बड़े इल्जाम फिर से लगाए हैं। बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू पर जंग की मंसूबाबंदी को लेकर गलत तरीके से उसे संभालने, इजराइल की सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरतों को की जगह अपने सियासी वजूद को ज्यादा तवज्जो देने का इल्जाम लगाया है। इजराइल के कान न्यूज चैनल के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में गैंट्स ने जंग को लंबा खींचने और सीज फायर प्रपोजल को नामंजूर करने के लिए नेतन्याहू को जलील किया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं आगे। ज़ायनी हुकूमत के मीडिया आउटलेट्स ने एक बार फिर फिलिस्तीन के मकबूजा इलाकों के शुमाल में, नॉर्थ में लेबनान की मुजामती तहरीक यानी कि हिजबुल्लाह के मुकाबले में इजराइल की शिकस्त को कबूल किया है। किसने? ज़ायनी मीडिया हाउसेस ने। फिलिस्तीनी खबर रसा एजेंसी, न्यूज एजेंसी शिहाब, इसके मुताबिक इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल के रडार और जासूसी के निजाम को निशाना बनाकर इजरायली फौज की वार्निंग सिस्टम को नाकारा बनाने में कामयाब हो गया है। यह खबर कही गई है, छपती है, वहां पर कही जाती है हिब्रू में, उसके बाद वहां से अरबी में आती है, अरबी से फिर इंग्लिश में आती है। इस तरीके से कई आउटलेट्स इस खबर को छापते हैं। जो हम आपको खबर बता रहे हैं अब वो इरना के हवाले से है। इसी की आगे की बात जो है, इरना में छपी इस खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ज़ायनी फौज के जासूसी इक्विपमेंट्स, रडार और वार्निंग सिस्टम्स को एक बड़ी तादाद में निशाना बनाया है। खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ज़ायनी फौज की वार्निंग कैपेबिलिटीज को नाकारा बना दिया है और ज़ायनियों की अक्सरियत को भी, उनकी मेजॉरिटी को भी हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई का इल्म नहीं है
کہ حزب اللہ کتنا نقصان پہنچا چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اکتوبر میں غزہ کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جنگ کا آغاز جب ہوا تھا، اس کے بعد سے حزب اللہ نے اسرائیلی فضائیہ کو، اسرائیلی ایئر فورس کو اور باقی جو اس کے ڈرونز وغیرہ ہیں وہ سب کو ایک طریقے سے ڈسٹرب کرنے کے لیے، ڈیریل کرنے کے لیے کئی اس کے فوجی اڈوں پر نقصان پہنچایا ہے۔ زیادہ تر ایئر کنٹرول یونٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور گولانی ہائٹس پر بھی لگاتار اسی طریقے سے حزب اللہ حملہ کرتا ہے۔ اس نے ان کے کئی ڈرمز، کئی ریڈار سب تباہ کر دیے۔ 7 مہینے سے زیادہ ہو گیا زائنی حکومت کی جانب سے غزہ پر نسل کشی جاری ہے، وہ جنگ جاری ہے۔ اس کے بعد سے اسرائیلی افواج اور حزب اللہ کے درمیان تقریباً ہر روز فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، کراس فائرنگ ہوتی ہے اور دونوں طرف ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حزب اللہ نقصان کر رہا ہے، اسرائیل بھی نقصان کر رہا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے، اور ایک خبر جو آپ کو سمجھنی اور دیکھنی ضرور چاہیے۔ اس خبر کی میں نے آپ کو شروعات میں کوئی بات بتائی نہیں تھی۔ خیر، کسی کو مشکل حالات میں اگر جینا اور مسکرانا سیکھنا ہے تو فلسطینیوں سے سیکھے، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ غزہ میں تباہی مچانے کے لیے پاگل ہو چکی اسرائیلی فوج کو اپنے جذبے سے پست کر رہے ہیں یہ غزہ کے لوگ۔ وہ جلی ہوئی عمارتوں کو پھر سے رنگ روغن کرنے کے بعد رہنے لائق بنا رہے ہیں۔ کوئی سیکھنا چاہے تو ان سے سیکھ سکتا ہے کہ مشکل حالاتوں میں کیسے جیا جاتا ہے۔ فلسطینی کارکرتاؤں اور کچھ میڈیا ورکرز نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں اسکول کے رینوویشن کے لیے سپورٹ کیا۔ اس کا مقصد جو ڈسپلیسڈ ہو گئے تھے، جو پناہ گزین ہو گئے تھے، ادھر ادھر مارے مارے گھوم رہے تھے لوگ، ان سب کو پناہ دینا ہے۔ اسرائیلی فورس کے حملے اور آگ لگائے جانے کے بعد جبالیہ ریفیوجی کیمپ کی یہ عمارت جل گئی تھی، لیکن فی الحال اب یہ رہنے لائق ہے۔ لوگوں کو موسم کی مار سے بچانے کے لیے اسے دوبارہ رہنے لائق بنایا گیا ہے۔ اس کولاج میں اوپر کی تصویر پہلے کی ہے جب یہ عمارت جل چکی تھی، اور نیچے کی تصویر اب کی ہے جب یہ عمارت پھر سے آباد پناہ گاہ بن چکی ہے۔ ورنہ اس کے برعکس، اس کے الٹ ہی ہم نے تصویریں اب تک دیکھی ہیں۔ پہلے آباد دکھائی جاتی ہیں غزہ کی عمارتیں اور اب برباد، لیکن اب وہ دور شروع ہو چکا ہے، وہ موسم شروع ہو چکا ہے۔ برباد تصویروں کو پھر سے آباد رہائش گاہوں میں تبدیل کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، اب خبریں آتی ہیں تفصیل سے اور زیادہ لارج اسکیل پر۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں کسی بھی وقت جنگ چھڑنے کے آثار ہیں، اور اس کی بات ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں کیونکہ حملے دونوں طرف سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایران نے کہا ہے حزب اللہ سے نہ ٹکرانا ورنہ جہنم کا دکھا دیں گے تم کو نظارہ۔ ایران نے اسرائیل کو کھلی وارننگ دی ہے کہ اگر تم نے لبنان پر حملہ بولتے ہوئے جنگ شروع کی تو تمہیں ایسے جہنم میں بھیجا جائے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ ایران کے پریس ٹی وی کی آپ ہیڈ لائن دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اس کی خبر کے مطابق ایران کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں علی باگھیری کانی، انہوں نے اسرائیل کو لبنان کے خلاف جنگ نہ چھیڑنے کی نصیحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ حماقت تم کر لیتے ہو تو پھر اس کے نتیجے بہت خطرناک ہوں گے، پھر ہم سے مت کہنا۔ علی باگھیری کانی نے بغداد میں عراق کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، بغداد میں عراق گئے تھے، بغداد میں وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر قاسم علی اراضی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل کو یہ وارننگ دی۔ باگھیری کانی نے کہا کہ لبنان زائنیوں کے لیے جہنم بن جائے گا، اور اگر وہ ذرا سے بھی عقل مند ہیں تو وہ لبنان کو دوبارہ آزمائیں گے نہیں جیسے پہلے آزما چکے ہیں۔ علی باگھیری کانی نے 2 جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی انبلیویبل ڈیفیٹس، یعنی کہ ایسی ہار جس کا اس کے اندازہ بھی نہیں تھا، وہ سال 2000 اور سال 2006 میں لبنان میں ہی شروع ہوئی تھی، جس میں لبنان کے حزب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی فارن منسٹر نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 سے پاور بیلنس بدل گیا ہے بیڑو۔ زائنی جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو مار کر 7 اکتوبر سے پہلے والی حالت میں، پوزیشن میں، استھتی میں واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اب دوسری خبر بھی ایران سے ہے، لیکن یہاں اسرائیل کے علاوہ امریکہ کو بھی گھبرانے والی بات آ چکی ہے، نوبت آ چکی ہے۔ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تیز دھار دے دی ہے، سینٹریفیوج لگانے شروع کر دیے۔ ویسٹ اور امریکہ میں بے چینی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ایران ایٹمک بم بنا لے گا۔ ایران اپنی نیوکلیئر قوت کو بڑھا رہا ہے، طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ ایران نے کئی ایٹمک بم بنانے کا میٹیریل جٹا لیا ہے۔ IAEA نے اس قدم کو لے کر وارننگ جاری کر دی ہے۔ جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے بعد ایران نیوکلیئر بم بنانے والا دوسرا مسلم ملک بن جائے گا، اور وہ بھی بہت جلدی۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی، جو لوگ نام سنتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، اسی کا نام IAEA ہے، شارٹ فارم، یعنی IAEA۔ اس نے کل دعویٰ کیا کہ ایران اپنی نیوکلیئر طاقت کو اور بڑھا رہا ہے۔ ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے ایک ہفتے پہلے
यूनाइटेड नेशंस की एटॉमिक निगरानी करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ईरान के सपोर्ट की कमी की मजम्मत करते हुए एक प्रपोजल पास किया था। ईरान ने इस प्रपोजल को जल्दबाजी और नासमझी भरा बताया था। उधर अमेरिका ने इस कदम को एटॉमिक खतरा बढ़ाने वाला कदम बताया है। दरअसल नए सेंट्रीफ्यूज लगाए जाने से ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में और ज्यादा तेजी आ जाएगी, जो पहले से यूरेनियम का संवर्धन कर उसे मिलिट्री यूज के लेवल का बना चुका है और कई एटम बम बनाने के लिए इसका अच्छा खासा स्टॉक कर चुका है ईरान। कैस्केड सेंट्रीफ्यूज मशीनों की एक सीरीज है जो यूरेनियम को समृद्ध करने की प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है। IAEA के मुताबिक ईरान अकेला गैर एटॉमिक हथियार वाला मुल्क है जिसने यूरेनियम को 60% यानी 60% के हाई लेवल तक एक लेवल पर ले जाकर एनरिच कर लिया यूरेनियम को। यह हथियार ग्रेड से थोड़ा ही कम है। तेहरान यूरेनियम के बड़े स्टॉक हमेशा से जमा करता आया है। IAEA ने कहा है कि तेहरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी हद तक बढ़ा लिया है और अब उसके पास कई एटॉमिक बम, कई न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अच्छा खासा माल है। IAEA ने कहा ईरान के बारे में। अमेरिका और वेस्ट को डर क्या है? अमेरिकी जो फॉरेन मिनिस्टर है या फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने एक बयान में कहा कि IAEA की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो उससे ये साफ हो गया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो एक्सपेंशन कर रहा है, जो उसे बढ़ा रहा है, वो ऐसे तरीकों से बढ़ाना चाहता है, ऐसे तरीकों से करना चाहता है जिनका कोई यकीन के काबिल या फिर पीसफुल मकसद नहीं है। यानी लगता है कि वो बिजली बनाने के लिए नहीं कर रहा है, वो बम बनाने के लिए ही ये एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर रहा है। बात अब रूस की। G7 समिट चल रही है। इसकी बैठक के बीच में रूस ने एक नया दांव चल दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक पीस प्रपोजल रखा है, शांति प्रस्ताव। इसमें कई शर्तें रखी हैं जो यूक्रेन को मंजूर नहीं होंगी। इसमें यूक्रेन को गुट निरपेक्ष रहने की सलाह दी गई है कि ना तुम इधर इस गुट में रहोगे, ना उस गुट में रहोगे, बीच में रहोगे। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ इस पीस टॉक के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन खुद को नाटो में शामिल करने की जो अपनी हसरत है उसको छोड़ देता है और 4 यूक्रेनी इलाकों से अपने फौजियों को वापस बुला लेता है तो रूस सीज फायर पर बातचीत करने के लिए शामिल हो जाएगा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से पुतिन के इस प्रपोजल पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान या रिस्पॉन्ड आया नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। यूक्रेनी फौज नाटो मुल्कों के हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस जंग में दोनों ही कंट्रीज को बड़े पैमाने पर जान और माल और फौजियों के नुकसान उठाने पड़े हैं, आप सब जानते हैं। बात आगे करते हैं। कुछ सॉफ्ट खबरें हैं। सादा, मारिब और रैमा इन सब के समेत यमन के कई सूबों में मुसलसल 35वें जुम्मे को आज फलस्तीनी आवाम की हिमायत में लाखों यमनियों ने जुलूस निकाले। इस दौरान कुछ बैनर्स भी देखे गए जिन पर लिखा था, गजा के साथ साबित कदम रहें, तमाम साजिशों का मुकाबला करें। यमन में फलस्तीनी आवाम की हिमायत और गजा की हिम्मत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। यमन के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया के हमलों के बावजूद यमन के लोग फलस्तीनियों के हक की आवाज उठाकर प्रोटेस्ट मार्च लगातार निकाल रहे हैं। अब बात हज की। दुनिया भर से लगभग 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने जुम्मे को सऊदी अरब में सालाना हज की सादत हासिल की। हज की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं वो जानते ही हैं कि हज कितने दिन का होता है। असल हज के दिन अब जो शुरू हो चुके हैं, हाजियों का सफर शुरू हो चुका है। ये मुकद्दस रस्म इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। हज का आगाज हाजियों की ग्रैंड मस्जिद की तरफ जाने के साथ शुरू हुआ, जिसका इब्तिदाई हदफ मिना तक पहुंचना था, जहां उन्हें टेंट सिटी में रहना है, मिना में बने खैमों में रहना है हाजियों की। और इन खैमों में रहना हज की रस्मात में से एक अहम कदम है जो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम की निशानदेही करता है। मिना एक वादी है जो मक्का की मस्जिद अल हरम के नॉर्थ ईस्ट में 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मिना एक ऐसी जगह है जो हज के दौरान एक हलचल के मरकज में तब्दील हो जाती है, हालांकि हज के अलावा बाकी दिनों में गैर आबाद होती है। जो हज पर गए उन सबको मेरी तरफ से हज मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको भी सादत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए।
दुनिया भर की खबरों में आज बस इतना ही। शुक्रिया, सलामत रहिए।